तो सबसे पहले देखिए हम सिग्मा के नोटेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके सिंबल है और इसमें ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है आपकी स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। और ये ऊपर जो वैल्यू होती है इस ये आपकी एंडिंग वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा। और यहाँ पर ये जो टर्म होती है ना ये बेसिकली हमारा इंडेक्स होता है जो बेसिकली वेरीज करता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सारा हमारा फार्मूला होता है, नीचे उसने डिटेल से ये लिखा है यहाँ पर। इसमें जो जो टर्म्स यूज होती हैं ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ से आपकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है और ये आपकी एंडिंग वैल्यू जहाँ पर आपकी वैल्यू खत्म होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको सम करना है। लेट्स से हम वही कहानी तो कर रहे थे, पीछे हम एरियाज को सम कर रहे थे, लेकिन अगर हम उसको देखें तो वो बहुत बड़ी टर्म बन जाती थी, ठीक है ना। उसको अगर हम सिंगल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये जिस तरह से ये है, अगर हम A1 पुट करते हैं तो A1 आएगा, K2 पुट करते हैं तो ये आएगा 3 4 5 6 n-1 n तक। इन सब को सम करें और ये एक ही टर्म लिखी हो तो मतलब सेम है, ठीक है। बता अच्छा। रहे समझ में कि भाई इस जैसी सारी टर्म्स का सम करना है और स्टार्ट के करना है 1 से n तक। लेट से 4 तक लिखा जाता है तो उसका मतलब ये हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। अगर आपको कहा जाता है कि भाई आप जो है ना जो K4 से स्टार्ट करें और 5 तक लेके जाएं तो इसका आंसर होगा A4 प्लस A5। बता रही समझ में? जी। समेशन बेसिकली क्या करती है, ढेर सारी टर्म्स जो आपके पास सम में होंगी उसको वो यूनिक वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। वो उसको एक ही फॉर्म में, जिस तरह से हम नॉर्मली अगर हम सिंपल बात करें तो जो हमारे पास ये सिंथेटिक अप्रोच होती है, सॉरी डिवीजन अप्रोच होती है, जो हम किसी भी बड़े इंटीजर को लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं कि 10 की पावर 5 या 10 की पावर 2, बहुत बड़े नंबर को हम छोटे फॉर्म में लिखते हैं। ये बेसिकली उसी तरह का एक अप्रोच है कि हम ज्यादा टर्म्स को लिखने की बजाय उसको सिंगल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बता रही समझ में? जी। ठीक है। जी। सो इस केस में ये आपका समेशन का कॉन्सेप्ट है और इसमें आपके पास अगर हम 2-3 एग्जांपल्स देख लें तो यहाँ पर लेट्स से K1 से 5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले K1 रखो, फिर K2 रखो, फिर K3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, फिर इन सबको सम करो, ये 15। ये तीनों का मतलब इसका रिजल्ट वैल्यू ये आएगी और इसका मतलब इस तरह से ये एक्सपैंड हो, ठीक है। जी। अब ये है तो वही K1 से 3 तक है, यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, किया यहाँ 2 पुट करो, यहाँ 2 पुट करो, यहाँ 3 पुट करो, 3 पुट करो, फिर इन सबको कैलकुलेट किया तो आपके पास नेगेटिव रिजल्ट है। सो कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा है कि समेशन किस तरह से वर्क करेगी, ठीक है। जी। तो ये आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पर ये सिंपल टर्म है और इसको यहाँ पर आप यहाँ अगर यहाँ पर 1 से n तक कर दोगे तो ये इसके पास n मैनी टर्म्स बन जाएंगी जिनका सम होगा, जिनको हमें लिखना भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हम इसको लिख भी नहीं सकते, इतनी n टर्म्स बनती है ना। तो A1 2 3 4 5 6 n टर्म्स तक लिखना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सो इसको हम सिंपल वे में इस तरह से लिख सकते। बात आ रही समझ? जी। तो इसके जो 3 फार्मूले हैं, जो बेसिक्स फार्मूले हैं, हम सिर्फ उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसके रूल्स हैं ये 4। इस तरह से हम कोई भी ऑपरेटर पढ़ रहे होते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, उसमें उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरह से हम डेरिवेशन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसके रूल्स होते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसके रूल्स होते हैं, लिमिट्स पढ़ते हैं तो उसके रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसके रूल्स होते हैं जिसको वो फॉलो कर रहा होता है। तो इसके भी रूल्स हैं। इसके रूल्स क्या है? पहले रूल की बात करें तो अगर दो जो सीक्वेंस है बेसिकली सम हो रहे हैं, दो टर्म सम हो रही हैं कुछ इस तरह से, तो आप अलग अलग समेशन पे अप्लाई कर सकते हो। सेम केस डिफरेंस हो रहे हैं तब भी अलग अलग ले सकते हो, बीच में डिफरेंस आ जाएगा।
मतलब सम है तो सम आ जाएगा, एडिशन है तो सॉरी सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कांस्टेंट मल्टीपल रूल भी है, तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दो तब भी कोई इशू नहीं। उसके बाद सिंगल कांस्टेंट अगर है उसकी सुमेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि n स्टार्ट 1 से होगा n तक जाएगा, तो उस केस में उस कांस्टेंट को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। आधारी समझ में? जी। पिछले तो सिंपल थे, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है सर कि ये क्या। जो के है, ये जो हाँ, के है, ये इसकी बेस होगी या मल्टीप्लाई होगा साथ? के कौन सा? के तो हमारा ये है ना कि के हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, इंडेक्स है हमारा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। मतलब ये ए और बी की बेस है या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? ये इसकी बेस है, ये बेसिकली A1 टर्म्स है ना, A1 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये बेसिकली बेस समझ सकते हो। ये उस टर्म को रिप्रेजेंट कर, जिस तरह से हम मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं तो उसमें हम नंबर लगा देते हैं कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है कि ये कौन सी टर्म है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, और कोई बात इससे? बेसिकली वही सिंपल रूल है कि एडिशन के हिसाब से ये इसको ओपन भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, कांस्टेंट मल्टीपल हो तो समेशन उसको कुछ नहीं कहेगी। और अगर कोई कांस्टेंट हो, लेट से मैं अगर आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊं तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई आपके पास है n विच इज इक्वल टू 1 to 10 और कांस्टेंट मैं लेट से दे देता हूं, लेट से 20, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या कहोगे? क्या एक दफा फिर बताएं? ये क्वेश्चन हुआ आपके सामने कि n भाई 1 से 10 तक है और 20 आगे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये कांस्टेंट के लिए ना, बाकी के लिए तो अगर k होता तो k हम 1 पुट करते, 2 पुट करते, 3 पुट करते, 10 तक जाते, फिर उन सबको सम करते, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है ना। लेकिन अगर 20 k के हो साथ ये 200 20 के साथ 20 के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगा, 200 200 आ जाएगा। ये बात हम कर रहे थे कि वो जी। उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक, ये केस होगा। सो इसमें कोई इशू है? मुख्तलिफ नहीं। उसने नहीं। ये एग्जाम्पल दी हैं, इसको आप 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेना, क्योंकि बेसिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन आ भी जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएगा, लेकिन अगर आ भी जाता है तो इन्हीं का यूज कर लेंगे। सिर्फ एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इतना मुश्किल नहीं है ये टॉपिक। देख ले, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो डिफरेंस रूल लगाएगा, डिफरेंस के बाद इसका कांस्टेंट का मल्टीपल रूल तो बाहर निकाल देगा, और ये के और ये यहाँ पर, ठीक है ना, वही ये इसका आंसर हो जाएगा। इन द सेम केस नेगेटिव का ये नेक्स्ट का ये आंसर हो जाएगा। बता रही समझ में? जी। अब जो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे वो फार्मूला ये है। 3 फार्मूले हैं, एक हमारा 1 से n तक के होगा, के स्क्वायर होगा, क्यू के लिए भी कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, तो 3 चीजें हम यूज करेंगे। अगर आपका जो समेशन है 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है और कोई सिंपल के लिखा हुआ है, आधारी समझ में, सिंपल के लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है उसको अगर आप खोलोगे तो ये फॉर्म आएगी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा। आधारी समझ में, इसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, वो जो रीमान सम का मेथड है उस मेथड में इसका सबसे ज्यादा यूज आता है। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कोई इशू है किसी को? नहीं। दूसरे लफ्जों में अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है ना, नेचुरल नंबर्स का सम, नेचुरल नंबर्स ऐसे ही होते हैं ना भाई, अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यही बनेगा ना। जी। तो नेचुरल नंबर्स का ये सम है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स है ना ये। तो नेचुरल नंबर का सम को की तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई नेचुरल नंबर का सम का जो फार्मूला है वो क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लिया जाता है ये चीज कि नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। सो ये फार्मूला, वैसे अगर आप समेशन वाइज देखें तो इसका, ठीक है।
जी। अब स्क्वायर के लिए भी है, ठीक है ना। उसी के पहले के था, अब के स्क्वायर कर दिया, तो इसका फार्मूला क्या, n इंटू एन प्लस वन सेम है, पुरानी कहानी है। 2 ऐसा कर लो, 2 क्रॉस 3 कर लो। ये पिछला ही केस है, इसमें जो नेक्स्ट चीज ऐड हुई है वो 2n प्लस 1/3 को ऐड हुई है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली x का चीज जो आई है, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला हो गया किसका, स्क्वायर के लिए, और ये आपका क्यूब के लिए, वही जो आपने पीछे निकाला था उसका स्क्वायर कर दो, n इंटू एन प्लस 1/2। बेसिकली ये वो के वाला जो फार्मूला था उसका स्क्वायर है। बता रही समझ में? जी। ये 3 फार्मूले आपको हर हाल में याद रखने अगर आपको रीमान सम का मेथड यूज करना है, ठीक है। वैसे भी आप अच्छा। याद रख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पे ये काम आएंगे, लेकिन इस चीज पे आप फोकस करें, ये आपको आने चाहिए। अगर एमसीक्यूज टाइप पेपर हो जाए तो अक्सर इनमें से एक आध तो पूछ ही लिया जाता है। बाकी अच्छा। सुमेशन की बात करें तो सुमेशन के वही 4-5 फार्मूले, जो सम हो तो हो सकता है, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, या कोई कांस्टेंट हो तो उसकी सुमेशन जहां से जहां तक हो तो वो केस सारा, ठीक है। अच्छा। जी। अब कहानी है ये रीमान सम की, मैं थोड़ा था आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हम पहले क्या कर रहे थे। हमारे पास कोई डोमेन थी ना, हम किसी का एरिया फाइंड कर रहे थे। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा इसको देखेंगे कि क्या कहानी हो, क्या है कि पहले हम एरिया फाइंड करते थे तो एरिया के लिए रेक्टेंगल्स बनाते थे, ऐसा ही है ना। जी। मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स बनाते थे, मतलब हमें डोमेन दी जाती थी ए से बी तक, भाई ए से बी तक आप एरिया फाइंड करो। हम क्या करते थे, उसकी पार्टीशन कर लेते थे, उसको इस तरह से तोड़ लेते थे कि भाई ए से x1, ठीक है ना, और x1 से x2, और x2 से x3, और x3 से x4, जब हम 4 रेक्टेंगल्स की बात कर रहे थे। ऐसा ही है ना, कुछ इस तरह के इंटरवल्स हम बनाते थे, ऐसा ही है, जी। ठीक है ना। जी। इस तरह के हम इंटरवल बनाते थे। तो ये केस यहाँ पर भी वही है कि अगर हमारे पास कोई डोमेन है, कोई इंटरवल है ए से बी, और अगर हम उसको सब इंटरवल्स में तोड़ दें, जिस तरह से हमने इसको सब इंटरवल्स में तोड़ दिया है, ठीक है ना। सब इंटरवल्स, तो इन सब इंटरवल्स का यूनियन लें तो हमारे पास वापस वही आ जाए, वही वापस जो ओरिजिनल इंटरवल था वो आ जाए। बता रही समझ में? तो ये जी। बेसिकली इस प्रोसेस को जो हम एक इंटरवल से उसको सब इंटरवल्स में तोड़ते हैं, और इस तरह तोड़ते हैं कि ना तो उनमें कोई कॉमन होता है, सिर्फ बाउंड्री पॉइंट के होते हैं, और उनमें कॉमन पॉइंट्स ही नहीं होते, और अगर उनको सम करें तो वापस आ जाता है वही। तो ये बेसिकली पार्टीशन कहलाती है। बता रही समझ में? इस प्रोसेस को क्या जी। बोलते हैं, पार्टीशन। लेट्स से अगर हम बात करें, हमारे पास 1 से 4 तक का इंटरवल हमें दिया, हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम इसको 1 से 2 तक तोड़ते हैं, 2 से 2.5 तक तोड़ते हैं, और 2.5 से 3 तक तोड़ते हैं, अपनी मर्जी से 3 से 4 तक तोड़ते हैं। तो ये जो सारे इंटरवल्स बनाए हैं, इन सबको इकट्ठा करो तो ये वापस यही नहीं बनता। क्या ख्याल है? इन सबका यूनियन जी। लिया जाए तो यही नहीं बनता। जी। तो ये एक चीज है कि इसमें कोई खास पैटर्न हमने फॉलो नहीं किया है। मतलब पहले हमने 1 का डिफरेंस ले लिया, फिर हमने 0.5 का डिफरेंस ले लिया, फिर हमने 0.5 का डिफरेंस ले लिया, फिर हमने 1 का डिफरेंस ले लिया। तो इसमें ये बेसिकली पार्टीशन में कोई लाजमी नहीं है कि भाई अपनी मर्जी से
कोई भी आपके पास यहाँ पर आप लेंथ आप नहीं डिसाइड करोगे अपनी मर्जी से, कुछ किसी तरह से भी बना दो तो वो पार्टीशन होती है, ठीक है, इक्वल हो ना हो, अच्छा। ठीक है ना। लेकिन ये इस दो पार्ट्स में ये पार्टीशन डिवाइड हो जाती है, या तो आप इसके इक्वल इंटरवल बनाएं या इसके इक्वल इंटरवल ना बनाएं, दो तरह हुए ना। आप इसी की पार्टीशन को आप ऐसे ही तो बना सकते हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बना सकते हो। जी। ये भी तो पार्टीशन ही है ना, लेकिन ये इक्वल पार्टीशन है। इसमें आपने गैप सिर्फ और सिर्फ कितना रखा है, 1 का। तो उसमें आंसर गलत आएगा? आंसर गलत नहीं आएगा, बात ये कर रहा हूँ कि पार्टीशन दोनों तरफ से है, बट वो क्या है, गलत सही नहीं, गलत सही की बात हम नहीं कर रहे हैं, और ना ही गलत सही का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। एरर्स का कॉन्सेप्ट है कि भाई किस में एरर ज्यादा होगी, किस में एरर कम होगी, ये हो सकता है गलत सही वाला किस्सा, क्योंकि हम एक्यूरेट आंसर तो फेल भी नहीं ले रहे ना, हम तो अप्रोक्सीमेट आंसर ले रहे हैं, एरिया तो हमें अप्रोक्सीमेट मिलेगा। अच्छा। ठीक है ना। सो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन एक्यूरेट आंसर देगा और कौन एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, वो ग्राफ डिसाइड करेगा ना। हमने क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में अपर सम की बात कर रहे थे तो वो ज्यादा एक्यूरेट आ जाता था, कभी लोअर सम ज्यादा एक्यूरेट आ जाता था, कोई इशू नहीं था उस केस में। तो ये वो चीज नहीं है, ये ग्राफ डिसाइड करेगा कि क्या एक्यूरेट आंसर कौन सा देगा। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि हम बेसिकली क्या है, हम किसी भी इंटरवल्स को तोड़ दें यहाँ पर, लेकिन इस तरह से तोड़ें कि यहाँ पर वो अगर हम उनको इकट्ठा करें तो वापस आ जाए, और उनमें कोई कॉमन पॉइंट्स ना हो बाउंड्री पॉइंट्स के अलावा। बाउंड्री पॉइंट्स तो कॉमन होंगे ना, बाकी पॉइंट्स। जी। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये बेसिकली पार्टीशन कहलाता है। तो पार्टीशन जो होती है वो इक्वल भी हो सकती है, इक्वल ना भी करें तब भी वो पार्टीशन ही है, ठीक है। तो रिमान साम का मेथड आपको सबसे पहले कहता है कि आप क्या करना है, आपने किसी भी दी हुए इंटरवल की पार्टीशन करनी, पहला केस, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन हम जनरल यूज करेंगे इक्वल पार्टीशन, सॉरी इक्वल इंटरवल्स, बेसिकली ये इस तरह का केस हम यूज करेंगे। बात आ रही समझ में, खुद से कोई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको क्लास में कह दिया जाए कि खुद से अपनी पार्टीशन करें, तो भाई एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे तो वो तकरीबन राउंड अबाउट 50 to 50% डिफरेंट बनाएंगे ना। कोई किसी तरह से इंटरवल बना लेगा, कोई किस तरह से इंटरवल बनाएगा, आंसर किसी का मैच नहीं होगा। क्या कहते हो, ऐसा ही है ना। तो कहा जाएगा ना कि भाई अगर आपको पूरी क्लास के लिए कहा जाता तो फिर या तो वो कह दिया जाएगा स्पेसिफिक कि जिस तरह से कर उस इंटरवल, या तो खुद बना के देंगे ना भाई, जो अपनी मर्जी से बना के दें। अगर आपने बनाना है तो आपने हमेशा से इक्वल इंटरवल, आपने इक्वल लेंथ के हिसाब से ही बनाना होगा, ठीक है। अच्छा। रिमान साहब में सबसे पहले आपको पार्टीशन करनी है, और पार्टीशन उसको मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्टीशन का प्रोसेस आप कैसे करोगे। अच्छा, हमने जो पार्टीशन किया, अगर पार्टीशन इक्वल हो तो फिर तो ठीक है, अगर ना हो तो कुछ हमने इंटरवल्स बड़ी लेंथ के लिए हैं, कुछ छोटी लेंथ के लिए हैं, ऐसा ही है। जी। नीचे हमने पार्टीशन की थी, तो जो सबसे बड़ी लेंथ का इंटरवल होता है उसको नॉर्म बोलते हैं। ये शायद हमने पहले भी बात की थी, याद है या नहीं की है, मुझे लगता है कि ये, चलो नॉर्म, बेसिकली उसको नॉर्म बोलते हैं यहाँ पर, कि जिसकी लेंथ पूरी पार्टीशन में सबसे ज्यादा होती है उसको नॉर्म बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने पार्टीशन का कॉन्सेप्ट समझा कि पार्टीशन क्या है, कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया हो। जी। तो ये सारी आपकी क्या कहलाई, ये आपकी पार्टीशन कहलाई। उसने यहाँ पर देखा कि हमने इसकी ए बी की पार्टीशन, ये सारी पार्टीशन कहलाएगी। पार्टीशन में क्या है, पार्टीशन यहाँ पर इस तरह से होगी कि भाई x0 से x1, x1 से x2, x3 से xn-1 x, ये हमने बेसिकली उस इंटरवल को सब इंटरवल्स में तोड़ दिया, तो ये उसकी पार्टीशन है, ठीक है। जी। अब वही कहानी सारी पिछला ही केस, ये जो हमने n इंटरवल्स बनाए हैं, n इंटरवल्स पे हमने वही उसकी रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना है, रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करके उन सब का एरिया जो है फाइंड करना है, फिर उनको सम कर देना है, तो जो सम आएगा वो रीमान सम होगा। अच्छा। बात आ रही समझ? जी। इन सब का एरिया, अच्छा एरिया के लिए हम जो यूज कर रहे थे, हम जो हाइट या फिर लेंथ यूज कर रहे थे रेक्टेंगल की, वो उसके लिए क्या यूज कर रहे थे, लेंथ फंक्शन में उस पॉइंट की वैल्यू,
ऐसा ही है ना, फंक्शन उस जी। पॉइंट की वैल्यू यूज कर रहे थे ना। अगर हम बात लोअर सम की बात कर रहे थे तो हम एक पॉइंट, वो पॉइंट जो हमें एक कम वैल्यू देता था उसकी, और अपर सम की बात कर रहे थे तो हम जो ग्रेटर वैल्यू देता था उसकी बात कर रहे थे ना। कर तो हम जी। वही रहे थे कि हम एफ में कोई पॉइंट पुट कर रहे थे और फिर उसके साथ डेल एक्स मल्टीप्लाई कर रहे थे इक्वल विड्थ के हिसाब से। लेकिन विड्थ इक्वल ना हो तो फिर डेल एक्स चेंज होता रह जाएगा, डेल एक्स 1 होगा, डेल एक्स 2 इस तरह से हो जाएगा, लेकिन बात सारी वही होगी। अच्छा। ठीक है, जी। तो इंटरवल्स बना ली, उसमें आपने एक एक पॉइंट अपनी मर्जी से, इसमें आपने यहाँ पर कोई पॉइंट चूज कर लिया, इसमें पॉइंट चूज कर लिया, वो तो चूज करने के हिसाब से होगा ना भाई कौन सा पॉइंट आप चूज कर रहे हो। लेकिन एक फिक्स करते हैं, वो केसेस आपको फिर से वो वही बात के केसेस आ जाएंगे, हम अपनी मर्जी से अपर सम चूज करें या लोअर सम या मिड पॉइंट का मेथड चूज करें, तो वो डिसाइड करेगा। लेकिन उसमें से हमने हर इंटरवल में से एक पॉइंट चूज कर लिया, उस पर फंक्शन की वैल्यू ली, वही हमने लेंथ मान ली और विड्थ इसकी ये मान ली, तो मल्टीप्लाई किया तो एरिया हमने कैलकुलेट किया। ऐसा ही है जी। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो किसी भी इंटरवल में जो आपके पास रेक्टेंगल बनेगी उसका एरिया क्या होगा, फंक्शन डॉट डेल एक्स। ऐसा ही है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट में से डेल एक्स, यही कहानी होगी। तो इन सब को सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रीमान सम। तो जो एरिया मिलेगा वो आपका रीमान सम। तो उसने यहाँ पर बताया कि आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट उठा रहे हो, इसमें से कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से उठा रहे हो, इसमें से कोई पॉइंट उठा रहे हो, इसमें से कोई पॉइंट उठा रहे हो, इसमें से कोई पॉइंट उठा रहे हो, तो बेसिकली ये सारा एरिया आएगा, इस आपको इकट्ठा कर दो। तो ये प्रोसेस है सारा रीमान सम का। अगर हम इन जनरल बात करें तो ये क्या है आपका सम, क्या आएगा सम आपका आएगा यहाँ पर एफ ऑफ जो पॉइंट आपने उस इंटरवल में से लिया उस पे फंक्शन की वैल्यू उसके साथ उसका जो लेंथ है, ठीक है ना, सॉरी लेंथ नहीं बल्कि डेल एक्स विड्थ, फर्क है उसमें। अच्छा। तो ये और इन सब के एरिया को इकट्ठा किया तो ये आपका रीमान सम कहलाता है। अगर हम फिक्स कर दें, अगर हम यहाँ पर ये जो हमारा ये जो डेल एक्स है, मतलब अगर हम पार्टीशन करें इक्वल इंटरवल्स के लिए तो फिर डेल एक्स के की जरूरत नहीं है ना, क्या ख्याल है, फिर तो डेल एक्स काफी है। जैसे हमने पार्टीशन की 1 से 4 की, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह की पार्टीशन की हमने, तो इस केस में तो सबका डेल एक्स सेम है ना, जी। क्या कहते हो, ऐसा ही है। तो उस केस में हमें ये जरूरत तो नहीं है, फिर तो हमें सी के की जरूरत पड़ेगी बस। डेल एक्स तो सबका सेम हो जाएगा और डेल एक्स किसका इक्वल होता है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, ऐसा ही है। जी। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो मेथड से जो भी हमने बात की अपर सम के लिए या फिर लोअर सम के लिए, उसके पॉइंट्स हम कैसे निकालते थे, उसके हर पॉइंट्स हम क्या करते थे, पिछली वैल्यू के साथ हम डेल एक्स मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा ही है। जी। ऐसा ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई आपके पास कोई भी वैल्यू यहाँ पर लेट से एक्स के की मैं बात करूं, एक्स के इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब x1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 विच इज इक्वल टू a प्लस डेल एक्स होता था ना, तो x1 आ जाता था। जी। अगर हम x2 की बात करें तो a प्लस 2 डेल एक्स, इसको मैं लिख जी। सकता हूं ऐसे, a प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स। तो a प्लस डेल एक्स क्या है, x1 है ना, x1 प्लस डेल एक्स, ये x1 ही है ना। जी। यही कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि क्या हो रहा है, हर पिछली टर्म में एक बार डेल एक्स ऐड हो रहा है, पिछली टर्म में डेल एक्स ऐड हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, ऐसा ही है। जी। तो इन जनरल अगर हम देखें तो फार्मूला ये बनेगा ना हमारा यहाँ पर, कि अगर हमें x5 निकालना है तो 5 टाइम डेल एक्स ए में ऐड कर देंगे
तो x5 आ जाएगा। जी, तो ये हमारा फार्मूला बना। एक्स सी के लिए उसने सी के लिखा है, आप सी के लिख लें। मैं एक्स की, क्योंकि हम एक्स के की बात कर रहे थे तो इसीलिए हमने एक्स के, तो सी के लिख लें या फिर एक्स के लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात वही है, ए प्लस के डेल एक्स, और डेल एक्स क्या है? डेल एक्स क्या है भाई? बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एम। जी। तो अगर हम यहां पर अपने रीमान सम की बात करें जिसमें हम इक्वल विड्थ यूज करेंगे, तो ए प्लस के इंटू बी माइनस ए बेसिकली डेल एक्स है ये, डॉट डेल एक्स। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे इन जनरल जब हमें वो इंटरवल्स बनाकर नहीं देंगे। ठीक है, क्या ख्याल है? जी, अब इस केस में 3 केसेस आएंगे यहाँ पर। इसमें तीन तरह से वो आपसे पूछ सकता है। एक आपसे पूछ सकता है कि भाई आप लेफ्ट एंड पॉइंट यूज करो, दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि आप राइट एंड पॉइंट यूज करो, और तीसरे तरीके से पूछ सकता है कि आप मिड पॉइंट यूज करो। क्या ख्याल है? बता रही समझ में कि नहीं आ रही? आ रही है समझ। लेफ्ट हैंड सर को एक चीज की समझ आई कि आपने बोला है हर अगली टर्म में डेल एक्स ऐड हो जाएगा। हाँ, हर अगली टर्म में डेल एक्स ऐड होगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी जी। क्या इश्यू है इसमें? तो ये समझ में आया, अगर x1 आएगा उसमें हमने डेल एक्स ऐड किया, तो जब x2 करेंगे तो उसमें डेल एक्स कैसे ऐड होगा? हाँ, तो यही तो होगा ना भाई। यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे बेसिकली क्या, आप देखें x1 आप चाह रहे हो या फिर c1 चाह रहे हो, तो a प्लस डेल एक्स। जी अब अगर x2 चाह रहे हो तो x2 क्या है? जी। x1 प्लस डेल एक्स, ऐसा ही है। अच्छा तो मैं अगर x1 अच्छा की वैल्यू यहां से ये कॉपी करूं और यहां लिखूं, तो x2 विच इज इक्वल टू क्या है? a प्लस डेल एक्स विच इज इक्वल टू बेसिकली a प्लस 2 डेल एक्स। अच्छा समझ आ गई। अगर मैं x3 की बात करूं तो क्या है? x2 प्लस डेल एक्स। तो x2 की वैल्यू क्या है? यही a प्लस 2 डेल प्लस एक्स प्लस डेल एक्स एक्स, प्लस ये डेल डेल एक्स। एक्स तो ये बेसिकली क्या बन गया? a प्लस 3 डेल एक्स। 3 डेल एक्स। तो x3 विच इज इक्वल टू, अगर इन जनरल में बात करूं तो क्या होगा? एक्स के या एक्स एन, अगर एक्स के की बात करता हूं तो a प्लस के डेल एक्स। ये हमारा जनरल फार्मूला ना बन गया। जो के पुट करेंगे वो हमारा आ गया, वो हमारा एक्स के या सी के अच्छा आ जाएगा। ठीक है जी। जी, और कोई इशू है इसमें? नहीं। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वो आपसे ये कहता है, अगर वो आपसे ये कहता है कि आप इसको इंटीग्रेट करो a से b f ऑफ x dx रीमान सम के मेथड से, तो सबसे पहले आपने रीमान सम, जिस तरह से ये एस एन लिखा हुआ है इस तरह से सबसे पहले आपने एस एन निकालना है इसी मेथड से। जो निकाल लोगे उसके बाद आपने लिमिट लेनी है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जो आपका आंसर आएगा उस पे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली ये इंटीग्रल a टू b ये सारा होगा। यही रीमान सब जब हम n अप्रोच इंफिनिटी को कराते हैं, मतलब इनफाइनाइट मैनी यहाँ पर इंटरवल्स बनाते हैं, तो तब ये हमारी सुमेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाती है। बता रही समझ में कि नहीं आ रही?
क्या ख्याल है भाई? आ रही है समझ। क्वेश्चन करते हैं तो शायद अच्छे से समझ में आ जाए। इसको देखते हैं। ये पहले पिछलों को देखना है जिसमें ये तो इसमें रिमान सम का ये जो छोटे छोटे हैं ये देख लेते हैं पहले। इसको देखें पहले केस में वो क्या आपसे कह रहा है। पहले केस में आपको वही काम करना है, आपको इक्वल लेंथ के हिसाब से इंटरवल्स बनाने हैं, सब इंटरवल। ऐसा ही है जी? बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही भाई? जी जी सर। इक्वल लेंथ के हिसाब से और रीमान सब के जरिए आपको ये इंटीग्रेशन करनी है। आपको कहां से कहां तक? K1 से 4 तक। K1 से 4 तक। तो मतलब ये हुआ कि आपको कहां से कहां तक जाना है? 1 से 4। 1 से 4। और इसमें ए पार्ट में आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट और यहाँ पर बेसिकली ये आपका राइट हैंड पॉइंट। लेफ्ट हैंड पॉइंट राइट हैंड पॉइंट कौन सा होता है? यहाँ पर अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, ये जो हम पॉइंट्स बनाते हैं ना ये वाले, तो इन पर रिमान जो अपर सम था उसमें हम बड़ी और छोटी का कंसेप्ट देखते थे, लेकिन लेफ्ट हैंड पॉइंट या राइट हैंड पॉइंट में क्या होता है? इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? ये पॉइंट लेफ्ट हैंड है या ये लेफ्ट हैंड? ये पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड कहलाता है और ये पॉइंट आपका राइट हैंड कहलाता है। अच्छा ठीक है। जी तो जितनी आपकी इंटरवल यहाँ पर रेक्टेंगल्स बनेंगी उसकी जो लेफ्ट साइड वाला पॉइंट होगा ना, चाहे कोई भी हो, वो आपको यूज करना है। लेफ्ट हैंड में क्या होगा? स्टार्टिंग वाला यूज हो जाएगा, एंडिंग वाला यूज नहीं होगा। राइट हैंड में क्या होगा? फर्स्ट वाला रह जाएगा, बाकी बाकी सेकंड से लास्ट तक चला जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसकी पार्टीशन करें लेफ्ट हैंड के हिसाब से, ये पहले तो पार्टीशन करनी होगी ना, तो b माइनस ए डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू डेल एक्स, क्योंकि उसने कहा है कि भाई आप इक्वल लेंथ के हिसाब से इसको तोड़ो, सब इंटरवल्स में बनाओ। तो यहाँ पर डेल एक्स विच इज इक्वल टू 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? ये आपका 1/2। 1/2 जो कि 0.5। ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट ए जो कि पता है 0 है, x1 क्या आएगा? फार्मूले में पुट करना या डायरेक्ट लिख दें, कोई इशू नहीं है, फार्मूला आप यूज कर सकते हो। तो चलो a प्लस डेल एक्स विच इज इक्वल टू, वही भी 1/2 ही आ जाएगा। ऐसा ही है। x2 की बात जी करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस 2 डेल एक्स विच इज इक्वल टू क्या है? 0 प्लस 2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1। ऐसा ही है। x3 विच इज इक्वल टू a प्लस, ए तो 0 है ना, ये तो 0 है तो इसको तो वैसे ही छोड़ दें, जस्ट डेल एक्स ही लिखते रहें, कोई इशू नहीं। ये तो 0 हो गया हमारा, सिर्फ डेल एक्स आएगा। डेल एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई 3 डेल एक्स विच इज इक्वल टू 3/2। क्या ख्याल है? और x4 विच इज इक्वल टू 4 डेल एक्स विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 2। अब हम इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चाह रहे हैं? इंटीग्रेशन n विच इज इक्वल टू 1 to 4 चाह रहे हैं f ऑफ c के डेल एक्स। ऐसा ही है। पहले केस में उसने कहा है कि लेफ्ट हैंड पॉइंट
ठीक है ना। फिर राइट हैंड पॉइंट, तो अगर हम लेफ्ट हैंड पॉइंट की बात करें, यहां पर मैं इसकी पार्टीशन करूं तो क्या है, 0 से 1/2, 1/2 से 1, 1 से 2.5, या फिर 3/2, 5/2, ऐसा ही है ना। सॉरी, 2.5 जी नहीं, नहीं 2.5 नहीं है भाई, 1.5, 1.5 या फिर 3/2, और जी 1.5 से 2। तो इनमें बताओ लेफ्ट हैंड पॉइंट कौन से हैं इन चारों में। लेफ्ट, इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट ये, 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 ऐसा ही है। जी तो मतलब ये हुआ कि f(0), डेल x तो सेम है ना, f(0), f(1/2), f(3/2), f(3/2), सॉरी 3/2 नहीं, f(1), और f(3/2), और साथ में डेल x। बात आ रही समझ में। और बाकी काम आपको जी पता है, फंक्शन आपको दिया है, इसमें आपको ग्राफ वगैरह ना बनाए तो कोई इशू नहीं है। x² - 1, तो ये सब पुट करके निकाल सकते हो आप। अब आपका जी f(x) की ये बात ये करें, ये सर f(0), f(1/2) ये फंक्शन में पुट करना है ना। फंक्शन में पुट करना, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू सबका सम का, तो डेल x से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका रीमान सम आ गया लेफ्ट हैंड पॉइंट की वजह से। ठीक है अगर हम राइट हैंड पॉइंट की बात करेंगे, यही ना हमने उसने बी पार्ट में कहा हुआ है कि राइट हैंड पॉइंट से, तो अब सुमेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं n विच इज इक्वल टू 1 to 4 f ऑफ c के और डेल x। तो अब राइट हैंड पॉइंट, तो जो पार्टीशन हमने किया इसमें राइट हैंड पॉइंट कौन से हैं, ये 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 ये, ऐसा ही है। क्या ख्याल है, यही है ना भाई, जी 1/2, 1, जी 1.5 और 2। तो यही जी मैं कर देता हूँ, बाकी काम वही है, बस कैलकुलेट तो करना आपको आता ही है। क्या कहते हो, f ऑफ 1/2, f ऑफ 1, f ऑफ 3/2। लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड पॉइंट में लेफ्ट पॉइंट यूज होगा और राइट वाला रह जाएगा, राइट हैंड पॉइंट में राइट वाला यूज हो जाएगा, लेफ्ट वाला रह जाएगा। बाकी ठीक कहानी है सारी वही है, साथ में डेल x कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको सब जी कैलकुलेट करोगे तो ये एरिया आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड पॉइंट से आ जाएगा। और तीसरे पार्ट में उसने कहा है कि भाई आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके दो मिड पॉइंट, ऐसा ही है। तो मिड पॉइंट आपको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा सबका, ये इंटरवल्स हैं, इनका मिड पॉइंट को कैलकुलेट करो, सबका मिड पॉइंट कैलकुलेट करो। अगर हम m1 की बात करें, मिड पॉइंट आपका 0 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 1/4। क्या ख्याल है, यही है ना। जी हाँ, बाकी सबका कैलकुलेट करो। अगर कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो एक और फार्मूला है, m2 जो कैलकुलेट करना है, सेकंड मिड पॉइंट कौन सा आएगा, इसमें आप डेल x ऐड कर दो, मतलब 1/4 में डेल x ऐड कर दो, तब भी दूसरा मिड पॉइंट आ जाएगा। चाहे आप वैसे सीधा सीधा डेल x सीधा सीधा इसका मिड पॉइंट ले लें, मतलब इसको सम करके 2 पे डिवाइड कर दें, जैसे इस तरह से मिड पॉइंट ले लें, इसका इस तरह से सम करके 2 पे डिवाइड कर दें, इस तरह से मिड पॉइंट ले लें, या फिर इस फर्स्ट पॉइंट में आप डेल x ऐड कर दें, तब भी दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा। क्या कहते हो, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। जी
दोनों तरह से आज आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये 1/2 डेल एक्स क्या है आपका 1/2, तो कितना बनेगा ये कितना बनेगा भाई ये 4 हाँ 3